स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले एक साल के रिटर्न के मामले में सभी म्यूचुअल फंड को अगर हम लोग अरेंज करें तो टॉप 3 में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का नाम आता है। वहीं पर अगर टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा करके 1 साल से 3 साल कर दिया जाता है तो इन्वेस्को इंडिया जो है वो टॉप 5 में आता है। टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और 3 साल से बढ़ा करके अब मैंने 5 साल कर दिया है। तो इन 5 साल में जो इन्वेस्को इंडिया का परफॉर्मेंस है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो 7वें नंबर पर चला जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 7वें नंबर पर इन्वेस्को इंडिया आ रहा है। और इसके साथ ही साथ एक और नाम जो कि दूसरे नंबर पर आता है 5 साल के रिटर्न के मामले में, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप आता है। आज के इस वीडियो में इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि 5 साल के रिटर्न के मामले में ये नंबर 2 परफॉर्मर बन करके उभर रहा है। वहीं पर इन्वेस्को इंडिया की बात करें तो 1 साल और 3 साल में टॉप 5 में उसने अपनी जगह बनाई हुई है। तो इन दोनों फंड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और अगर इनमें से कोई एक फंड आपको सिलेक्ट करना रहे तो कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का अलग अलग परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि क्या ये अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है या नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर आपको डिटेल दिखाने की कोशिश करूँ तो इनका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। और अगर मैं आपको एक मंथ का चार्ट दिखाऊं तो देखिएगा, जो ब्लू वाला ग्राफ देख रहे हैं आप, वो जो ये फंड है यानी बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप उसका है, और जो येलो वाला ग्राफ देख पा रहे होंगे वो बेंचमार्क का है। तो एक मंथ के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है, यानी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो 3 मंथ के चार्ट में ब्लू वाली लाइन आपको लगातार ऊपर दिखेगी, यानी ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। 6 मंथ के चार्ट में देखेंगे तो ब्लू वाली लाइन फिर से ऊपर है, यानी कि ये फंड जो है वो बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। इसके साथ ही साथ 1 साल का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो येलो वाली लाइन आप देख सकते हैं लगातार यहाँ से लेकर के ये पूरा ऊपर ऊपर दिख रहा है, यानी 1 साल के चार्ट में ये अपने बेंचमार्क को कुछ समय के लिए बीट नहीं कर पा रहा है। 3 साल का अगर मैं आंकड़ा दिखाऊं तो 3 साल में ब्लू वाली लाइन हमेशा आपको ऊपर दिखेगी, यानी 3 साल के आंकड़े के हिसाब से ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। ये बैंक ऑफ इंडिया का आप देख पा रहे होंगे 5 साल में ये एक अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में नो डाउट ये बहुत अच्छा फंड है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं कुछ और टेक्निकल डेटा के बारे में बताऊँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.55% है। ये बैंक ऑफ इंडिया का है 0.55%। ठीक है, ये जो फंड लॉन्च हुआ था वो 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ था, यानी कि लगभग 6 साल पुराना ये फंड है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का है और टर्न ओवर रेशियो की बात करें तो 67.21% का है। टर्न ओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको कितना फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है। अगर ये टर्नओवर रेशियो 100%, 200%, 300% हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत फ्रीक्वेंटली वे अपने स्टॉक्स में परिवर्तन करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगर कुछ और यहाँ पर ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें, इससे और ज़्यादा हमें आइडिया मिलेगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ट्रेलिंग रिटर्न की जब बात आती है तो ये बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस है, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 यानी जो बेंचमार्क है उसका परफॉर्मेंस है, और स्मॉल कैप कैटेगरी का ये कैटेगरी एवरेज है उसका परफॉर्मेंस है। एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक मंथ में जो कैटेगरी एवरेज है वो स्मॉल कैप का 7.1 है और उसको एक बड़े मार्जिन से ये बीट कर पा रहा है। मैंने आपको दिखाया था ग्राफ में भी कि एक मंथ में ये अपने बेंचमार्क को थोड़ा सा पीछे रह जाता है बेंचमार्क से। तो देखिए, बेंचमार्क ने 8.6% का रिटर्न दिया है और इसने उससे थोड़ा सा कम रिटर्न दिया, लेकिन कैटेगरी एवरेज को लगातार ये बीट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 मंथ का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो कैटेगरी एवरेज जो है वो लगभग 11.5% का है, बेंचमार्क जो है वो 10% का है और इसने एक बड़े मार्जिन से 14% का रिटर्न दिया हुआ है। 6 मंथ का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो कैटेगरी एवरेज लगभग 37% के आसपास का है, 33.5% बेंचमार्क का रिटर्न है और बड़े मार्जिन से इनका रिटर्न काफ़ी आगे निकल जाता है। 1 साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, आंकड़ा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 48% जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का कैटेगरी एवरेज है, 51% के साथ बेंचमार्क है और इसका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का 54% से भी ज़्यादा रिटर्न है, जो कि बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। 3 साल का अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, कैटेगरी एवरेज लगभग 26%, बेंचमार्क भी 26% और ये 28.5%, यानी 3 साल में भी ये बीट कर पा रहा है। 5 साल में आप देख सकते हैं 34% कैटेगरी एवरेज है, 32% लगभग बेंचमार्क है और ये लगभग 41.5% है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का।
फंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का इक्विटी में जो एक्सपोजर है वो 96% का है और लगभग 4% डेट और कैश में इनका एक्सपोजर है। अब अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है तो जाहिर सी बात है सेबी की गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम 65% आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर रखना होगा। इससे ऊपर जितना भी वो चाहे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम स्मॉल कैप का 65% एक्सपोजर रखना होगा। आप देख लीजिए एक स्मॉल कैप में इन्होंने एक्सपोजर 81.3% का रखा है, मिड कैप में एक्सपोजर 3.8% का रखा है और लार्ज कैप में एक्सपोजर 3.2% का रखा हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग जाएं कुछ इनके टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में देखने के लिए, तो इनका जो फंड साइज है वो बैंक ऑफ इंडिया का 1422 करोड़ का है, 1422 करोड़ का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर इनकी होल्डिंग दिखाऊं तो टोटल 68 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। अब कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का जो पीई रेशियो है वो है 38.33% का। पीई रेशियो हमें ये बताता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्न रेशियो, यानी कि जितना आप फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपया इंटरेस्ट कमाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, इसे बोलते हैं पीई रेशियो। और ये जितना हाई होगा उतना हमें महंगे रेट पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ये म्यूचुअल फंड मिल रहा है। हालांकि ये जितने भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, जैसे 68 स्टॉक्स में इनके इन्वेस्टमेंट है, तो सबका ये एवरेज निकलता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये हमें एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पाता है। जब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में नहीं बल्कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो एग्जैक्ट हमें बताता है कि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्मॉल कैप नो डाउट इस समय बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। लगातार 2 साल से स्मॉल कैप में रैली आ रही है, तो इसकी वजह से जो इनका स्टॉक्स का पीई रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। अगर आप बात करें कि 20 से लेकर के अगर 22 तक अगर आपको पीई रेशियो मिल रहा है तो वो बहुत फेयर माना जाता है, और अगर इससे नीचे मिल रहा है तो वो अंडर वैल्यूड माना जाता है। तब आपको बहुत अच्छा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी रहती है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीई रेशियो अगर ज़्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट के हिसाब से अभी वैल्यूएशन क्या है इस पर्टिकुलर फंड का, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके टेक्निकल पॉइंट बीटा की। बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना वोलेटाइल होगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट उठी और मान लीजिए ऐसे गिरी, तो जब मार्केट उठा तो क्या ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, और मार्केट गिरा तो क्या ये बिल्कुल ही इससे बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है। ये हमें बताता है बीटा, यानी बीटा का वैल्यू 1 के रेफरेंस पॉइंट से अगर 1 से ज़्यादा बीटा का वैल्यू है, यानी ये माना जाएगा कि ये अपने बेंचमार्क की तुलना में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यानी जब मार्केट क्रैश होगा तो जितना बेंचमार्क गिरेगा उससे ज़्यादा ये फंड गिर जाएगा अगर बीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 से ज़्यादा होता है तो। और अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कम वोलेटाइल होगा। जितना कम वोलेटाइल होगा उतना आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू 0.8 है, जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद से अल्फा की बात करें, अल्फा हमें ये बताता है कि कोई भी फंड जो है वो अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। तो ये अल्फा की वैल्यू हमें लगभग 5.5% के आसपास बताई जा रही है, जो कि अच्छा है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट उठा, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मार्केट उठा यहाँ पर 10% से, तो मार्केट कहने का मतलब कि स्मॉल कैप का बेंचमार्क, तो ये जो फंड है वो कितना उठेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस 10 को इस बीटा में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 8, और ये जो अल्फा होती है इसको एग्जैक्टली इसमें जोड़ देते हैं। तो अब देखिए 6, 8 और ये आ जाएगा 12, यानी 10% अगर बेंचमार्क उठ रहा है मार्केट ऊपर जाने के कंडीशन में, तो ये लगभग 13% के आसपास आपको रिटर्न बना करके देगा। तो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। और शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि रिस्क एडजस्ट करने के बाद से रिटर्न हमें कितना मिलने की संभावना होगी, और शॉर्टिनरी रेशियो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। ये पॉजिटिव में दोनों वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। ये आप जो डेटा देख पा रहे हैं ये बैंक ऑफ इंडिया का देख पा रहे हैं। चलिए अब एक बार इन्वेस्को इंडिया के बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर हम लोग आ चुके हैं। और अगर इनके बेंचमार्क से अगर यहाँ पर मैं कंपैरिजन करके दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ब्लू वाली जो लाइन है वो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का है, और जो येलो वाली लाइन है वो बेंचमार्क का है। अगर पिछले 1 मंथ में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू वाली लाइन आपको ऊपर दिखेगी, और कुछ समय के लिए येलो वाली लाइन भी आपको ऊपर दिख रही है, यानी कि मिला जुला रूप है। 3 मंथ का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो 3 मंथ के चार्ट में येलो वाली लाइन भी लगभग आधे पीरियड के लिए आपको ऊपर दिखेगी, और आधे पीरियड के लिए ब्लू वाली लाइन आपको ऊपर दिखेगी। इसके बाद से अगर 6 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6 मंथ के चार्ट में लगभग ये ओवरलैपिंग आ रही है। देखिए
ब्लू वाली लाइन और येलो वाली लाइन लगभग ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ से ब्लू वाली लाइन एक अच्छे मार्जिन से आगे बढ़ जाता है। एक साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो एक साल के चार्ट में आप देख पा रहे होंगे ब्लू वाली लाइन अधिकांश केसेस में ऊपर दिख रही है। 3 साल के चार्ट में ब्लू वाली लाइन आपको लगातार ऊपर दिखेगी। 5 साल के चार्ट में एक अच्छे मार्जिन से ब्लू वाली लाइन ऊपर दिखेगी। और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो बेंचमार्क है उससे ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बैंक ऑफ इंडिया से कम है। बैंक ऑफ इंडिया में 0.5 समथिंग था, यहाँ पर 0.41 है। यानी आपको जो सालाना फ़ी पे करना है, चार्जेस पे करने हैं अपने फंड को एक तरीके से मैनेज करने के लिए, वो इन्वेस्को इंडिया में आपको कम पे करना पड़ेगा। इस इन्वेस्को इंडिया में आपको कम फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगर हम लोग बात कर लें तो ये फंड जो है वो 30 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था और वो दिसंबर में लॉन्च हुआ था 2018 में ही। तो ये 1-2 महीने पुराना फंड है, उससे 6 साल इसको भी लगभग हो चुके हैं। और ये जो बैंक ऑफ इंडिया है उससे 1-2 महीने पुराना फंड है। इनका जो टर्नओवर रेशियो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 43.43% है। यानी ये बैंक ऑफ इंडिया से भी कम अपने स्टॉक्स में परिवर्तन करते हैं। उनका लगभग इससे ज़्यादा था, यानी वो लगातार अपने स्टॉक्स में परिवर्तन कर रहे हैं और उससे कम ये करते हैं। ठीक है, इन्वेस्को इंडिया की बात कर रहे हैं। अब एक बार ट्रेलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए ट्रेलिंग रिटर्न हमें बताता है कि एग्जैक्टली कब कब ये अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये कैटेगरी का एवरेज है, ये बेंचमार्क का रिटर्न है और ये इन्वेस्को इंडिया का रिटर्न है। अगर मैं एक मंथ का चार्ट दिखाऊं तो बेंचमार्क का रिटर्न 7.1 है, कैटेगरी एवरेज 8.6 है और इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट किया हुआ है। अगर मैं आपको 3 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो 11.5% है और ये कैटेगरी एवरेज था 11.5% और बेंचमार्क था 10.1% और ये 16.3% है। अगर मैं आपको 6 महीने का दिखाऊं तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे इन दोनों से लगातार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद से 1 साल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल में भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप देखते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का पिछले 1 महीने में जो परफॉर्मेंस है ये अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा डाउन था। तो वहीं पर इन्वेस्को इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो लगातार 1 महीने से लेकर के 5 साल तक के आंकड़े में ये अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को एक अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें फंड डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इक्विटी में जो इनका एक्सपोजर है 98.2% का है और डेट और कैश में इनका एक्सपोजर 1.8% का है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है, ये इन्वेस्को इंडिया आप देख पा रहे होंगे। तो मिनिमम 65% आपको स्मॉल कैप में रखना होगा। तो इन्होंने अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप में 66.8% का रखा हुआ है और मिड कैप में 20.8% का और लार्ज कैप में 3.2% का। लार्ज कैप में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप दोनों का एक्सपोजर लगभग समान है। मेन अंतर है स्मॉल कैप में और मिड कैप में। मिड कैप जो फंड होगा वो ज़्यादा एक तरीके से स्टेबल होगा स्मॉल कैप की तुलना में, इसलिए अपने फंड को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए ये अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप से थोड़ा कम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर आपने देखा होगा बैंक ऑफ इंडिया में तो वहाँ 81% का लगभग एक्सपोजर स्मॉल कैप में था। यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया में इन्होंने अपना स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कर रखा है और मिड कैप में बढ़ा रखा है। इससे क्या होगा कि ये फंड थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं। और इनका अगर मैं फंड साइज़ की बात करूं तो इनका फंड साइज बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी बड़ा है। उनका लगभग 1400 समथिंग था, 1400 करोड़ के आसपास और इनका जो फंड साइज है वो 5092 करोड़ का है। यानी कि लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा इनका फंड साइज है ये इन्वेस्को इंडिया का। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इनकी होल्डिंग की तो इनकी टोटल 74 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की तो इनका जो पीई रेशियो है वो 38.91% का है। ठीक है, अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा देखिए ये बैंक ऑफ इंडिया से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बीटा की वैल्यू बैंक ऑफ इंडिया से कम देखने को मिलेगा। बीटा की वैल्यू हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना वोलेटाइल है, यानी ये जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। और इन्वेस्को इंडिया का बीटा जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के बीटा से कम है, यानी कि ये अपने एक तरीके से बेंचमार्क से कम वोलेटाइल होगा जबकि बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अल्फा का वैल्यू देखिए, अल्फा का वैल्यू जो है वो बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा है, वहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर 5.69 है। इसका मतलब ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा और कम वोलेटाइल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर शार्प रेशियो और शॉर्टिनो रेशियो देख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव में ठीक ठाक है, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ हमें इशारा कर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं
कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात करूं तो इनका एक्सपेंस रेशियो आप देख पा रहे होंगे इन्वेस्को इंडिया का 0.41% है, जो कि निश्चित तौर पर उनसे काफ़ी डिसेंट है, यानी आपको कम फी सालाना पे करना पड़ेगा। अगर दोनों फंड को एक साथ कंपेयर करें, अभी तक के वीडियो के हिसाब से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं कि दोनों फंड बहुत अच्छा है, दोनों फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। इन्वेस्को इंडिया की बात करें तो वो हर समय अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है, लेकिन जो बैंक ऑफ इंडिया है वो एक महीने के टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई है। हालांकि एक महीने के लिए कभी भी आपको नहीं देखना चाहिए, कम से कम 4 साल 5 साल का डिटेल आपको देखना चाहिए, और उसमें बैंक ऑफ इंडिया का भी परफॉर्मेंस बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। तो इस पूरे वीडियो में अब तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि दोनों फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, जिसमें भी आप चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपका एक प्रश्न है कि इन दोनों में से अगर मुझे एक चुनना है तो मुझे कौन सा चुनना चाहिए, तो इसके बारे में, दोनों के बारे में एक बार डिटेल में कंपेयर कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बैंक ऑफ इंडिया का डिटेल है और ये इन्वेस्को इंडिया का डिटेल है। बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्राफ होगा वो ग्रीन कलर से होगा और इन्वेस्को इंडिया का ग्राफ जो होगा वो ब्लू कलर से होगा, ठीक है। अब चलिए, अगर मैं पिछले एक ईयर का यहाँ पर अगर आपका कंपेयर करके दिखाऊं तो पिछले एक ईयर में ब्लू वाली लाइन लगातार आपको ऊपर दिख रही है, यानी इन्वेस्को इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है बैंक ऑफ इंडिया से। अगर मैं इसको बढ़ा करके 3 साल कर देता हूँ तो 3 साल में आप देख पा रहे होंगे ब्लू वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन लगातार एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ रही है। कभी ग्रीन थोड़े समय के लिए ऊपर हो जाता है, कभी ब्लू थोड़े समय के लिए ऊपर हो जाता है, लेकिन अधिकांश समय ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिख रही होगी। इसी वजह से आप रिटर्न भी देखेंगे तो 28.5% का बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है और 29.7% का इन्वेस्को इंडिया ने दिया है। अगर मैं 5 साल का आंकड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ तो 5 साल में बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा आगे निकल जाता है। 5 साल के आंकड़े में 5 साल में बैंक ऑफ इंडिया जो है 41.4% का और इन्वेस्को इंडिया ने 36.2% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल और 3 साल में जिस प्रकार से इन्वेस्को इंडिया का परफॉर्मेंस है, आने वाले कुछ समय में भी अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहा तो 5 साल के चार्ट में भी ये, आने वाले 5 साल के चार्ट में भी ये बैंक ऑफ इंडिया को बीट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि इनका एक्सपेंस रेशियो जो है बैंक ऑफ इंडिया का ज़्यादा है और इन्वेस्को इंडिया का कम है, यानी आपको फीस जो है सालाना वो कम पे करना पड़ेगा इन्वेस्को इंडिया में। अगर हम लोग बात करें इंसेप्शन की तो दोनों 2018 के ही फंड है, लेकिन जो इन्वेस्को इंडिया है वो लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने पुराना फंड माना जाएगा बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। उसके बाद से 1 साल 3 साल 5 साल का आप चार्ट यहाँ पर देख ही सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम लोग कहें कि इन दोनों में से कोई एक फंड अगर आपको चुनना रहे तो कौन सा आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, तो देखिए इन्वेस्को इंडिया में आपको फ़ी कम पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा फी कम पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ 1 साल और 3 साल के रिटर्न के मामले में ये बैंक ऑफ इंडिया को बीट कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ 5 साल का जब आप चार्ट देखते हैं तो 5 साल में बैंक ऑफ इंडिया आगे निकल जाता है। तो दोनों फंड बेहतरीन है। अगर मैं यहाँ पर टोटल AUM की बात करें तो AUM जो है वो 3 गुना ज़्यादा है इन्वेस्को इंडिया का, और बैंक ऑफ इंडिया का AUM जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी टोटल फंड साइज जो है वो बैंक ऑफ इंडिया का कम है। तो इन सभी चीज़ों को टेक्निकल ध्यान में रखते हुए अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा जो वैल्यू है, यानी फंड कौन सा कम वोलेटाइल होगा, तो वो इन्वेस्को कम वोलेटाइल होगा ये, और ये ज़्यादा रिटर्न भी बना करके देगा क्योंकि इसका अल्फा ज़्यादा है। तो दोनों में से अगर एक फंड चुने तो इन्वेस्को इंडिया आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सालाना फीस भी आपको कम देना पड़ रहा है, इसका फंड साइज भी आपको ज़्यादा मिल रहा है, साथ ही साथ 1 साल और 3 साल में इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और अगर हम लोग बात करें तो इनका बीटा का वैल्यू कम है, यानी ये कम वोलेटाइल होगा, इनके अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा रिटर्न बना करके देंगे। तो इस हिसाब से अगर दोनों में से एक फंड चुनना रहे तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप को आप चुन सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक ऑफ इंडिया बेकार है, बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना रहे तो टेक्निकल पॉइंट्स के आधार पर इन्वेस्को इंडिया थोड़ा सा आगे निकल जाता है बैंक ऑफ इंडिया से। दोनों फंड बहुत बेहतरीन है और दोनों में अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्यों ना हम दोनों में इन्वेस्टमेंट कर दे, तो इसके लिए हमें पोर्टफोलियो ओवरलैप के माध्यम से देखना होगा कि कितना ओवरलैपिंग है दोनों के बीच में। तो बैंक ऑफ इंडिया और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का मैं यहाँ पर कंपैरिजन करता हूँ तो ओवरलैपिंग जो आती है वो 22% आती है, जो कि परमिसेबल है। अगर आप चाहें तो दोनों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि दोनों में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आपने मान लीजिए कि एक फंड यहाँ से चुन लिया और दूसरा फंड आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ले सकते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो अगर आपके
पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ऑलरेडी है और इन दोनों में से कोई एक फंड चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इन्वेस्को जो है उनका परफॉर्मेंस टेक्निकल वाइज थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन दोनों फंड बहुत बेहतरीन है, आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक फंड चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन इन्वेस्को थोड़ा सा आगे निकल जाता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट या फिर एग्जिट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज करें या फिर कोई फंड ऐड करें तो प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।